तो इस बार का बजट, जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल वो जगह पे खड़ी है सरकार, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजों को देखते हुए अपने बजट को बनाती है, जहां पर चुनाव अभी थोड़ा दूर है, मतलब यहां से हम बिल्कुल हाफ टर्म पे खड़े हुए हैं। तो ये अक्सर ऐतिहासिक रूप से देखा गया जहां सरकारें रिफॉर्म्स पे काफी फोकस करती हैं, बड़े फैसले लेती हैं। अब जहां तक रियल एस्टेट की बात है, किस तरह के बड़े रिफॉर्मेटिव फैसलों की हम उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के बड़े डिसीजंस की हम उम्मीद कर सकते हैं? छोटे मोटे डिसीजंस की आपने सप्लाई साइड पे थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा डिमांड साइड पे दे दिया, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे बड़े रिफॉर्म आ सकते हैं जिससे जो विजन आपने अभी बताया, डेफिनेटली वो सरकार भी जब टेबल पे बैठती होगी तो उनकी गणना में भी होगा कि रियल एस्टेट कितना बड़ा रोल आगे प्ले करेगा, तो उसके लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएं? विपिन जी, ये जो सबसे पहले तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि बजट से जो उमूमन इतनी ज़्यादा अटकलें या उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं, वो उमूमन दुरुस्त नहीं होता। क्योंकि जो सेक्टर, किसी भी सेक्टर पर जो काम है, ये लगातार कई वर्षों से होता चला आया है। और हम और ये चीज़ मैं आपके साथ भी और आपके और दूसरे कई साथियों के साथ जब मैं जुड़ता हूँ बजट वाले शाम, बजट मुकम्मल होने के बाद, तो उतरे हुए चेहरे और चेहरों पे जो मायूसी वो क्लियर दिखाई देती है। और उसका रीज़न ये है कि हम इतनी ऊंची एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं। अभी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि बिग बैंग रिफॉर्म्स, भाई बिग बैंग रिफॉर्म्स पिछले कई वर्षों में हो चुके हैं। और बिग बैंग रिफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं कि जो हर साल दर साल होते चले आते हैं। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक अपटर्न या टर्न अराउंड की भी बात करें तो भारतवर्ष में शायद 90s में जो टर्न अराउंड आया था, जो रिफॉर्म आया था, वो सबसे बड़ा था। वो चीज़ें हर साल या हर 5 या हर 10 साल में नहीं होती। तो अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, जैसे अभी प्रदीप जी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो रेरा से ताल्लुक़ रखता हो या जीएसटी से ताल्लुक़ रखता हो या इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, वो पिछले वर्षों में लगातार आती चली गई हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा रिफॉर्म है जो मुझे इस बजट में आता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ जो अगर मुमकिन हो, जो मैं चाहूँगा कि मेरे रियल एस्टेट करियर में या मेरी आंखें खुली हैं जब तक हो जाए, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ये एक बहुत बड़ी जंप है और इस चीज़ को आई एम श्योर शेखर जी और प्रदीप जी भी इस पर सहमत होंगे कि हमारा सबसे बड़ा मसला है टाइटल्स का। तो अगर हम वहां पर कोई एक काम करें, और उसका शायद बजट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कितना ताल्लुक है वो कहना मुश्किल है, लेकिन तो मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। जितना मुझे याद पड़ता है, शायद पिछले बजट में इसके लिए एक राशि का प्रावधान बिल्कुल इसी नाम से, जहां लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन है, कुछ प्रावधान किया भी गया था, लेकिन वो बहुत छोटा था। अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो इसे बिग बैंग होना है। और मैं समझता हूं कि आगे चल के अगर मैं मुस्तकबिल की बात करूं तो लैंड रिफॉर्म रियल एस्टेट को कंप्लीट चेंज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा उसमें इतनी उम्मीदें हैं हमें उससे कि जैसे ही वो होगा तो हर वो शख्स जो आज रेरा के आने के बाद, जाहिर सी बात है, बहुत उम्दा एनवायरनमेंट माहौल बना है खरीदार के लिए, लेकिन लैंड रिफॉर्म आने के बाद तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस बजट में तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ना तो उम्मीद की जानी चाहिए, ना मुझे लगता है होंगे, लेकिन लैंड रिफॉर्म अगर होता है तो बिग बैंग वहां से शुरू होगा। राइट। तो एक ये चीज कि लैंड रिफॉर्म्स, और वाकई वो बड़ी मार्के की बात है कि डिजिटाइजेशन, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी जमीन है, अगर उसका एक क्लीन प्रॉपर हिसाब किताब हो जाए तो जिसे कहते हैं कि क्लीनिंग ऑफ थिंग्स, जो रेरा आने से हमें हमारे बाकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दिखाई दी, और अगर ये लैंड रिफॉर्म हो जाता है तो ये इंडस्ट्री और पुख्ता और मजबूत और बेहतर होगी। तो एक वैलिड एक डिमांड है, उम्मीद है। लेकिन एक और जो मुझे लगता है जिस पे, क्योंकि वो आप ही की वो बनाई हुई बात की बुनियाद पे बात कहूंगा, शेखर भाई आपके पास से सवाल लेकर आ रहा हूं कि जो बरसों से आपकी मांग भी है, और अगर जो अभी हम जिक्र कर रहे थे किस तरीके से चाइना की जीडीपी में इतना बड़ा शेयर है रियल एस्टेट का, तो उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए बिना उस मुकाम पर पहुंचाना पॉसिबल है? हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत डिटेल्ड विषय है, लेकिन फिर भी एक लाइन में इसे रखें, और ये बड़ी लंबी मांग भी रही है शेखर भाई आप लोगों की। क्या आपको लगता है कि इस बार वैसी कोई उम्मीद या उस दिशा में कोई कदम हो सकता है? डेफिनेटली उम्मीद तो हम हर बार रखते हैं बजट से। गुलाम जी ने बोला बजट में बड़े रिफॉर्म्स नहीं होते, पर उम्मीद रखना तो हमारा हक बनता है कि उम्मीद रखते हैं। और पहली उम्मीद है इस बजट से हमारी के रियल एस्टेट सेक्टर को
इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप देखो, रियल एस्टेट जो घर प्रोवाइड करता है, ऑफिस प्रोवाइड करता है, दुकान प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, आप पावर सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, रोड सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, तो रियल एस्टेट को क्यों नहीं? तो इसीलिए यही पॉइंट पे हम लोगों ने काफी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, और हम उम्मीद बनाए रखेंगे। इस बार मिला यार, अगले साल मिलेगा, और या अगले साल मिलेगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, ये उम्मीद हमारी बरकरार रहेगी। जी तो चलिए। कैन वी मैं दूसरे बजट के पॉइंट्स पे जा सकता हूँ कि वो बात? हाँ, वो एक एक करके आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक हल्का सा एक जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल गुलाम साहब से ले लेता हूं दर्शकों की सहूलियत के लिए। इस कार्यक्रम की अच्छी बात यही कि हम थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, उससे क्या बदल जाएगा। यही एक चीज़ है जिस पर मैं शायद शेखर जी और इन लोगों से थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की आवश्यकता क्यों है, ये पहला सवाल है। और बहुत अच्छी बात है आपने पूछा कि ये क्यों है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो सप्लाई साइड को या सेक्टर को या डेवलपर्स को मिलेगा वो ये है कि आपको कैपिटल कॉस्ट आपकी कम होगी। आप डेट लेते हो बाजार से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि प्रायोरिटी सेक्टर है तो आपका कैपिटल कॉस्ट बेहतर हो जाता है, और उसके छोटे छोटे और दूसरे कई फायदे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको केवल यही है तो उसी डिमांड को आप किसी और पहलू से भी रख सकते हो। लेकिन ये केवल यही कह लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो, जब तक डिमांड ये हमें इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का ओहदा ना मिले, या इसे हम कई वर्षों से इस चीज़ पर हम कहते चले आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इतना महत्व नहीं रखता। आप ये कोशिश करें कि आपका कैपिटल चीप हो, उसके लिए गवर्नमेंट से बात की जाए कि किस टैक्स सहूलतें टैक्सेस में मिले, और बहुत सारे तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके अगर चलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ओहदा मिलने के बाद शायद आपको और सहूलतें मिलेंगी। अगर वो देर है उसे मिलने में तो उसको बाईपास करते हुए और ऐसी सहूलतें आप और बजट में मांग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक कीजिएगा, इनडायरेक्टली सहूलतें मांग ले। ठीक है, चलिए, तो ये तो शेखर भाई और प्रदीप सर देखेंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी है। और तो दर्शकों के लिए आसान भाषा में ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे के साथ आपको और कई चीजें मिलती हैं, इजी हो जाती हैं चीजें, लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो कैपिटल की अवेलेबिलिटी रहती है, जो कि कम दाम पे यानी कम ब्याज पे वो कैपिटल आपको मिलती है, जिससे आप चीजों को बनाने का काम करते हैं। शेखर भाई, जितना मैं जान रहा हूं, याद है मुझे, अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा है, राइट? अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा मिला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर काफी स्टेट उसको फॉलो नहीं कर, ओके, और ठीक है, आरबीआई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ये एक अड़चन है कि वो दर्जा है, लेकिन अगेन क्योंकि स्टेट की भी सब्जेक्ट हो जाती है, तो वहां पर फिर किस स्टेट में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है। थोड़ा और डिटेल में इसमें बाद में जाते हैं। प्रदीप सर, अब आते हैं उस बात पर जिस पर आपने फोकस दिया था, और अफोर्डेबल हाउसिंग या मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग, ऐसी चीज जहां पर बहुत सारी डिमांड है। आपने भी कहा बहुत लोगों को घर चाहिए, इतने चाहिए कि शायद आप सब बनाए मिलके तो कम पड़ जाएंगे। वहां पे कौन सी अड़चन है, कौन सी दिक्कत है? अभी तो हमने देखा कि पिछले 3-4 साल का साइकिल ये चला जहां प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड थी, वो बने भी, बिके भी, मिडिल क्लास के लिए भी घर बन रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पे बने, सबका फोकस हो, इंसेंटिवाइज हो, खरीदार के हिसाब से भी, डेवलपर के हिसाब से भी। तो वो प्रमुख मांगे क्या होंगी जो आपको लगता है कि यहां होनी चाहिए? अगर ये 2-4 चीजें बजट में आए तो इसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। तो विपिन जी, जो बात अभी गुलाम जी ने कही या शेखर जी ने, मैं दोनों बातों को मिक्स करता हूं, तो वो काफी बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म करने से काफी बड़ा ऐसा लैंड ब्लॉक है जो अनलॉक होता है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर स्टेटस मिलता है, जो कैपिटल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होती है, उसके ऊपर काफी ड्रास्टिकली चेंज आता है। आप ये देखिए, एज ए डेवलपर अगर आज मुझे कोई भी कैपिटल एक्सेस करना है तो मुझे कोई भी फंडिंग लैंड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इवन दो आज की एज पर आरबीआई नॉर्म्स जो एनबीएफसी पहले फंड करती थी, वो भी आज की डेट में उन लैंड्स के ऊपर फंडिंग नहीं कर सकती हैं। तो आपको जो फंड एक्सेस कर सकते हैं वो आप एआईएफ के थ्रू जा सकते हैं, जो काफी कॉस्टली फंड है। अब आप समझिए कि अगर आप
एक कॉस्टली फंड लेकर बाजार में उतर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आपको वहां पर हिट करता है प्राइस में, जो अल्टीमेटली जाकर कस्टमर के ऊपर लैंड हो जाता है। तो आप ये देखिए, आज जब हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर चुकी है, इतना रेरा हम रिजीम में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम ये डिमांड करें कि जो आरबीआई है वो आज कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए कि जो भी प्रोजेक्ट खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, उनके ऊपर लैंड फंडिंग के लिए भी बैंक्स को अलाउ करें, जिससे जो ये कैपिटल कॉस्ट है इसको कम किया जा सके, और जो लैंड्स आज पीएसयूज के पास हैं या गवर्नमेंट की ऐसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके पास है, उनको बाजार में लाया जाए, जिससे जो प्राइजेस वन साइडेड बढ़ चुके हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकें। क्योंकि देखिए, आज हम सारी बातें करते तो अल्टीमेट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। देखिए, डेवलपर केवल उसके पास जब रॉ मटेरियल होगा तो उससे बना सकता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। आज जो प्राइस हैं लैंड के, जिस तरीके से लास्ट 5 साल में इंक्रीज हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर वापस फिर से रिजीम में लाना है, फिर से उसी तरीके से लाना है जो आज की डेट में हमारे देश में लगभग 50 से 60% की डिमांड अफोर्डेबल और मिड इनकम से रिलेटेड है, तो उसके लिए काम करने जरूरी हैं। दूसरा, जो डेवलपर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा, चाहे आप उन्हें इंसेंटिवाइज करें, किस तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हैं वो आपको देखना है। और एक और चीज, जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनको कम से कम स्टैंप ड्यूटी से एक रिलैक्स मिलना चाहिए अगर वो घर खरीद रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस सारी की सारी पॉलिसी में अल्टीमेट जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। गवर्नमेंट कहीं भी लूज नहीं करती, चाहे जीएसटी टर्म्स में हो, चाहे वो लैंड के ऊपर बाइंग होने वाली उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी हो, या उसके बाद मिलने वाला हाउस टैक्स हो, या और बहुत सारी चीजें हैं, जॉब क्रिएशन है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन। तो मुझे लगता है ये एक पूरी की पूरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस देश में जिसको ग्रो करना मस्ट है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड आना पड़ेगा। और एक बार, मैं बहुत बार आपके प्रोग्राम पर पहले भी कह चुका हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रो कराने के लिए जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे को ऐसे सैटेलाइट टाउन बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लैंड के प्राइसेस बढ़े हैं सिटी में ज्यादा बढ़े हैं, जो सराउंड में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच भी चुका है वहां लैंड के प्राइसेस अभी भी थोड़ा कम है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी बने जो स्टेट्स को एडवाइजरी जाए कि आपको अपने जितने भी सिटीज हैं उनके 50 किलोमीटर के दायरे में अफोर्डेबल हाउसिंग जोन क्रिएट करने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइजेस भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होंगे जिस तरीके से जंप कर रहे हैं, और एक कॉमन मैन जो है उसको मकान भी मिल सकेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदीप जी ने रखी, जिसमें लैंड पर फंडिंग, उसके अलावा फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ छूट देने की बात, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसे हो जिससे कि लैंड कॉस्ट कुल मिला के नीचे आए, क्योंकि बड़ा इंग्रेडिएंट है वो, और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत मैटर करता है।